हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप क्लास 10th अच्छे नंबरों से पास हो चुके हैं और आपने मैथ्स सब्जेक्ट लिया। मोस्ट वेलकम आपका मैथ्स यानी पीसीएम ग्रुप में। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है, आप देख सकते हैं पीछे मैंने लिख दिया था, जिसका नाम क्या है, समुच्चय। और समुच्चय को इंग्लिश में हम कहते हैं सेट। तो आज हम सेट के बारे में यानी समुच्चय के बारे में थोड़ा बेसिक समझेंगे। उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जब तक हमें बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक हम बच्चों इसमें बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगा। यानी सबसे पहले आपका क्या पता होना चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए। अगर बेसिक नहीं है तो आप चैप्टर में कुछ भी नहीं कर पाएंगे और ना ही कुछ समझ में आएगा, सब आपके ऊपर से जाने वाला है। ठीक है, तो मैंने इसको ऑलरेडी लिख दिया है ताकि लिखने में टाइम ज़्यादा खराब ना हो। कोई इसमें सॉल्यूशन नहीं करना था, इसलिए मैंने इसको पहले नोट कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं। चैप्टर आपका फर्स्ट है जिसका नाम है समुच्चय। अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं कर रहे तो इसलिए मैंने वहाँ एक्सरसाइज नहीं डाली है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं समुच्चय। समुच्चय की अगर डेफिनेशन की बात करें तो देखो शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया है, वस्तुओं के समूह या संग्रह को हम क्या कहते हैं, समुच्चय। अब यहाँ पे वस्तु कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं बोल दूँ कि 10 खिलाड़ियों के रनों का समुच्चय, यानी 10 खिलाड़ियों ने एक साल में कितने रन बनाए, हम उनका समुच्चय बना सकते हैं। जैसे एक ने बना दिए 1000, दूसरे ने बना दिए 2000, तीसरे ने 3000, तो उसको हम एक समुच्चय बोल सकते हैं, यानी संग्रह बोल सकते हैं, कलेक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समुच्चय की जो वो बेसिक डेफिनेशन है वो क्लियर हो गई होगी कि संग्रह, कलेक्शन या ग्रुप क्या हो सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, समुच्चय बोलेंगे। ठीक है, तो समुच्चय आपका हो गया क्लियर। उसके बाद हम देख लेते हैं कि गणित में जो हम समुच्चयों के कुछ चिन्ह प्रतीक होते हैं, ठीक है, तो उनको हम कैसे जानते हैं और वो क्या क्या होते हैं। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है एन आपको। ठीक है, एन का मतलब क्या होता है, इसको हम एन किसको दिखाने के लिए मतलब यूज़ करते हैं, एन किसको दिखाने के लिए यूज़ करते हैं, हम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय दिखाने के लिए यूज़ करते हैं, किसको, एन को। ठीक है, और यहाँ पे प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, देखो 1 2 3 यानी 1 से लेकर के हमारी अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं सेकंड नंबर पे आपका जेड है। ठीक है, जेड आपका क्या होता है, पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, इसमें आपकी जो ऋणात्मक यानी माइनस में जो संख्या होती है वो 0 और प्लस में जितनी सारी संख्या होती हैं वो, ये सारा आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, बट यहाँ पे हमने क्या देखा, जेड पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक हो गया। उसी के सामने देखो जेड के सामने जेड प्लस लिखा है, यानी सिर्फ जेड में क्या आएगा, पूर्णांकों का समुच्चय आ जाएगा। जेड प्लस में आपका क्या आ जाएगा, धन पूर्णांकों का समुच्चय आ जाएगा। ठीक है, तो पूर्णांक आप समझ गए यहाँ पे क्या हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हम क्यू पर। क्यू को हम किसको प्रदर्शित करने के लिए यूज करते हैं, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। आपने क्लास 10th में पढ़ा कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या एक बार फिर मैं यहाँ बता देता हूँ, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। P और Q दोनों क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, तभी वो हमारी जो संख्या होंगी क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या कहलाएंगी। तो ये भी क्लियर हो गया होगा अच्छे से। उसी के सामने देखो Q प्लस लिखा है, इसका मतलब क्या है कि इस सेट के अंदर, इस समुच्चय के अंदर क्या होगा बच्चों, सारे धन परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक हो गया। उसके बाद देखते हैं हम आर। आर का मतलब होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब वास्तविक संख्या किसे कहते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो सभी परिमेय व अपरिमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। उसी के सामने आप देख सकते हैं क्या लिखा है, आर प्लस। आर प्लस बच्चों क्या होता है, धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, यानी आप धन का मतलब क्या होता है, प्लस। प्लस के अंदर जितनी भी आपकी आ जाएंगी संख्याएं वो सारी क्या हो जाएंगी, धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे आप देख लो समुच्चयों को संकेत। यहाँ आप देख रहे होंगे क्या है, समुच्चयों के संकेत। अब समुच्चयों को दिखाते किससे हैं, ठीक है, तो समुच्चय को हम किससे दिखाते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों ABC, यानी इसके अंदर जो भी हमारे अंग्रेजी के वर्णमाला के बड़े अक्षर होते हैं XYZ तक, तो इनमें से हम किसी की भी सहायता ले सकते हैं समुच्चय को दिखाने के लिए। ठीक है, अभी मैं आपको एक बना करके भी दिखाऊंगा समुच्चय। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है, इन समुच्चयों में उपस्थित प्रत्येक वस्तु समुच्चय का अवयव कहलाती है। ठीक है, अब मान लो मैंने कोई एक संग्रह बना दिया, जैसे आपने क्लास 10th में प्रायिकता देखी। ठीक है, अब प्रायिकता में हमने एक क्वेश्चन कंचों वाला किया था, कंचे ना, तो उसमें हमने नीले कंचे भी डाल दिए, हरे कंचे भी डाल दिए, काले कंचे भी डाल दिए। ठीक है, मान लिया 3 ये हमारे पास 3 प्रकार के कंचे, तो इन तीनों कंचों का एक हमारा क्या बन गया, समुच्चय बन गया। तो हम समुच्चय, अब उन कंचों को हम दिखा सकते थे क्या, यहाँ से हम कोई भी ले सकते हैं XYZ ABC, तो हमने लिखा A,
ठीक है। उसके बाद हमने ब्रैकेट में दिखा दिया काले कंचे, लाल कंचे, हरे कंचे, ब्रैकेट में बंद कर देंगे। वो अभी हम आगे सीखेंगे ब्रैकेट के अंदर उसको हम क्या कहते हैं, रोस्टर विधि होती है। ठीक है, 2-3 विधियां होती हैं, उनको भी आगे सीखेंगे। अभी फिलहाल ये समझ लो कि हम इनमें से किसी का यूज़ करके हम क्या लिख सकते हैं, ये कोई ए क्या है, हमारा सेट है, उसके अंदर हमारी कुछ वस्तुएं हैं, वस्तुओं के समूह या संग्रह हैं। ठीक हो गया, तो आप ये समझ गए। अब जो हमारे वो काले कंचे हो गए, हरे कंचे हो गए, लाल कंचे हो गए, ठीक है, जो भी हमारे कंचे थे वो हमारा क्या कहलाएंगे, समुच्चय का अवयव कहलाएंगे। यानी एक कंचा हमारा क्या होगा, अवयव होगा उस समुच्चय का जो इनमें से हम जो लेंगे। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर होगा कि समुच्चय किसे कहते हैं, यहाँ से आप समझ गए। उसके बाद समुच्चय का अवयव किसे कहते हैं कि उस समुच्चय में उपस्थित प्रत्येक वस्तु हमारी क्या कहलाती है, समुच्चय का अवयव कहलाती है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। अब इनको हम किससे दिखा सकते हैं, देखो जो हमारे मेन समुच्चय है उसको हम दिखाते हैं कैपिटल यानी बड़े अक्षरों से, और जो समुच्चय के अवयव होते हैं उनको हम दिखा सकते हैं छोटे अक्षरों से, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से दिखाते हैं। फिर उसके बाद एक चीज़ और यहाँ समझने के लिए आ जाती है कि यदि कोई अवयव x, ठीक है, कोई अवयव होगा, मैंने क्या कहा कि हमने इनमें से कोई समुच्चय ले लिया, मान लो हमने क्या ले लिया, ए ले लिया। ठीक है, अब ए के अंदर कोई वस्तु है जिसका नाम हमने ले लिया x। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक अवयव बोलेंगे। ठीक है, जो समुच्चय ए में उपस्थित है, यानी ए में एक हमने अवयव डाल दिया x। ठीक है, उसके बाद तो इसे हम क्या, अगर इसकी बात करें इस चैप्टर के अंदर हम उसको कैसे दिखाएंगे, तो उसको हम दिखाएंगे इस तरह से। देखो ये उसका प्रतीक होता है दिखाने का, प्रदर्शित करने का, कि x किसके अंदर है, x बिलोंग है, कर रहा है किसमें, a में। तो इसको अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे कि ये जो हिंदी में बोलेंगे पहले कि x जो अवयव है वो किस में है, a में है। ठीक है, अब इसी को अगर हम इंग्लिश में बोलें तो क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू a। ठीक है, उसी के बाद अगर मान लिया कि ये जो अवयव x है वो नहीं है उस किसके अंदर, इस a के अंदर, तो उसको हम दिखाएंगे इस तरह से। ठीक है, मान लो ये x अवयव है, इसके अंदर y अवयव नहीं है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, x की जगह y। फिर यही सेम टू हम इसको बोलते हैं, ये बिलोंग का साइन है। ठीक है, इसको तो जब हम x आपका नहीं होगा किसमें, a में नहीं होगा, तब हम क्या बोलेंगे, x डज नॉट बिलोंग टू a, यानी x प्रदर्शित नहीं कर रहा है अपने आप को किसमें, समुच्चय a में। तो ये आप समझ गए कि जब होगा तो क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू a, और जब वही अवयव नहीं होगा उसमें या कोई और अवयव उसके अंदर नहीं होगा उस ग्रुप में, तो हम क्या बोलेंगे, x डज नॉट बिलोंग टू ए। तो आई होप बच्चों आपको ये बेसिक क्लियर हो गया होगा। अभी इसमें थोड़े से 3-4 पॉइंट और रह गए हैं कि समुच्चयों को, जो समुच्चयों के प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक हो गया, और समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, ये 2-3 आपके टॉपिक रह गए हैं। ठीक है, और समुच्चयों को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, निरूपण कैसे करते हैं, तो ये 2-3 टॉपिक अभी देखते हैं। इसको मैं कर देता हूँ क्लीन। ठीक है, बाकी ये एन जेड क्यू आर इनकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ कि ये होते क्या है वास्तव में। ठीक है, जैसे देखो प्राकृतिक संख्या लिखा है, तो प्राकृतिक संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, तो वहाँ से आप नेचुरल ले सकते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद आपका दे रखा है जेड, ये दिखाता है बच्चों आपका, जेड क्या दिखाता है, इंटीजर्स को, और क्यू आपका दिखाता है किसको, रेशनल नंबर, ठीक है, परिमेय संख्या को, और आर दिखाता है आपका रियल नंबर्स को। ठीक है, इनकी आप फुल फॉर्म समझ गए होंगे, इंग्लिश में हम इनको किससे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक आपका क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसको कर देता हूँ क्लीन। अब नेक्स्ट देखेंगे जो इसके 2-3 पार्ट रह गए हैं। ठीक है, 2-3 पॉइंट रह गए हैं, उनको देखते हैं, उसके बाद फिर हम करेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट। अब आप बोर्ड पर ये देख सकते हैं कि समुच्चय को निरूपित करने की विधियां हमने पीछे समझ लिया, समुच्चय क्या है, फिर समुच्चय क्या होते हैं, उसमें क्या क्या हम लिख सकते हैं। ठीक है, पर अब हम उनको दिखाएंगे कैसे, तो उनको दिखाने की हमारे पास 2 विधियां होती है। पहली का नाम है रोस्टर विधि, उसी को हम सूची विधि भी बोलते हैं, और जो दूसरी विधि है उसको हम गुण विधि बोलते हैं, और उसी को यानी गुण विधि को हम बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि। तो पहले हम इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि रियल में वो होता कैसे है। ठीक है, तो जो रोस्टर विधि है यानी सूची विधि है उसको हम पढ़ लेते हैं। प्रत्येक अवयव को सूचीबद्ध करते हैं और प्रत्येक को पृथक करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, अर्धविराम यानी कॉमा, ये देख सकते हैं आप, का प्रयोग करते हैं। सभी अवयवों को मझले कोष्ठक को देख लो, ये मझला कोष्ठक है, ये कॉमा है, के अंदर लिखते हैं। डेफिनेशन थोड़ी सी गई अंदर, तो अब पूरा का पूरा रोस्टर विधि को आपके दिमाग में डाल देता हूँ। मान लिया कि हमें कोई शब्द दे दिया एवरी डे, अब बोला है कि इसका समुच्चय बनाओ,
ठीक है। अब अभी हमने पीछे पढ़ा था कि समुच्चय को हम कैपिटल यानी इंग्लिश के बड़े अक्षरों से दिखाते हैं। तो मान लिया मैंने ये जो समुच्चय है वो कोई समुच्चय ए है, जिसका नाम क्या है, समुच्चय ए है। फिर अभी हमने पढ़ा कि सूचीबद्ध करते हैं, सूचीबद्ध, और इसमें देखो कोई भी अक्षर रिपीट नहीं होता है। मान लो ए 2 बार आ गया, बी 2 बार आ गया, ठीक है, तो उसको हम लिखेंगे कितनी बार, एक ही बार लिखेंगे। और ये भी जरूरी नहीं कि पहले ई है फिर वी है फिर आर है फिर इस तरह से ये है, तो जरूरी नहीं कि पहले हम ई को ही लिखें, हम वी को भी पहले लिख सकते हैं, ठीक है। यानी इनका जो क्रम है वो आगे पीछे हो सकता है, उसका समुच्चय पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक चीज़ आपने ये सेट कर लेनी दिमाग में कि हम इन अवयवों को आगे पीछे लिख सकते हैं। अब देखो एवरीडे में जितने अक्षर हैं सारे अवयव हैं, ठीक है। तो समुच्चय के, अब मान लो मैं क्या बोलूँ कि क्या वी इस समुच्चय ए में है, क्या v बिलोंग कर रहा है ए में, तो आप क्या लिखेंगे, v बिलोंग टू ए, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन करूँ आपसे कि z, इसमें z है मतलब z नहीं है, तो मैं बोलूँगा क्या z ए में है, क्या समुच्चय ए में, तो आप क्या लिखेंगे, z डज नॉट का मैंने आपको पीछे बता दिया था, डज नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे कि आपने कैसे दिखाना है कि वो अवयव उस समुच्चय में है या नहीं है। तो हमने क्या समझा कि अर्धविराम से दिखाते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हमने, और अक्षर रिपीट नहीं होते। देखो ई है लिख लिया, वी लिख लिया, फिर देखो ई रिपीट हो गया तो ई को हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखेंगे। आर को लिख लिया, वाई को लिखा, डी को लिखा, फिर ए को लिखा, फिर वाई, देखो वाई यहाँ पहले लिख चुके हैं तो इसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे। तो अभी हमने पढ़ा कि प्रत्येक को सूचीबद्ध करते, ये हमने सूचीबद्ध किया, और फिर पृथक करने के लिए यानी अलग दिखाने के लिए कॉमा लगा दी सबके अंदर, ठीक है। फिर सभी अवयवों को मझले कोष्ठक, तो ये देखो मझला कोष्ठक यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ खत्म हो गया, के अंदर लिखते हैं। तो रोस्टर विधि आप समझ गए। आपको क्वेश्चन आएगा कि इंटरमीडिएट के अक्षरों का समुच्चय बनाओ, या भारत के 10 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के नामों का समुच्चय बनाओ, भारत के 10 शहरों के 10 शहरों के नामों का समुच्चय बनाओ, अपनी कक्षा के 15 विद्यार्थियों के परीक्षा यानी अंक जो रिजल्ट आया है उसमें उनके जो अंक आए हैं उनका समुच्चय बनाओ। तो आप इस तरह से बना सकते हैं अगर बोलेगा रोस्टर विधि में। ठीक हो गया। आई होप बच्चों आपका ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि रोस्टर विधि या सूची विधि क्या होती है। मेन है बेसिक समझना। अगर आप बेसिक अच्छे से आपका बहुत मजबूत होगा तो जब आप एक्सरसाइज चैप्टर करेंगे तो आपको 1% भी वहाँ पे दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। सेकंड नंबर में आ जाते हैं। ठीक है, अगर इसमें कहीं भी दिक्कत हो या पीछे कहीं पे दिक्कत हो कमेंट करिए, उसी टाइम आपका सॉल्यूशन होगा। सेकंड नंबर में हम समझ लेते हैं गुण विधि और इसी को हम बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि। ठीक हो गया। अब इसमें क्या होगा, आपको इस तरह से दिया होगा जैसे रोस्टर विधि में हम ये आपको क्वेश्चन दिया था, ये आपने सॉल्व किया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि में आपको इस टाइप से दिए होंगे कहीं कहीं क्वेश्चन और कहीं पे इस टाइप से दिए होंगे। ठीक है, तो इस टाइप के जब दिए होंगे तो हमें इसी को इस टाइप में लिखना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इस पूरे को ऐसे लिख देना है और इसको भी हमने ब्रैकेट के अंदर दिखाना है। पहले यहाँ हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि की। इसमें लिखा है, इसमें समुच्चयों को निरूपित करने के लिए सभी अवयवों को स्वेच्छ चर, अब इस x को हम क्या बोलते हैं, स्वेच्छ चर बोलते हैं। ये एक चीज़ आपने दिमाग में सेट कर लेनी है। देख लो मैंने इसको यहाँ पे रेड मार्कर से मतलब चमका दिया है कि अलग से ही दूर से दिख जाए आपको। तो इस x को हम क्या बोलते हैं, स्वेच्छ चर बोलते हैं। इससे प्रदर्शित करते हैं किसको, जितने भी अवयव रहेंगे इसके अंदर तो हम उसको क्या बोलेंगे, x। x क्या है आपका, स्वेच्छ चर है, इससे प्रदर्शित करेंगे। फिर आगे देख लेते हैं, स्वेच्छ चर के बाद ये 2 डॉट हम लिखते हैं ना, विसर्ग, हिंदी में विसर्ग बोलते हैं बट मैथ में हम उसको क्या बोलते हैं, कॉलन बोलते हैं। ये नहीं कि आप जब पढ़ रहे हो तो आप क्या बोलोगे कि x विसर्ग x। ठीक है, मैं बोलूँ ये देखो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि x, फिर ये 2 बिंदु लगे हैं x, तो इसको आप पढ़ रहे हो x विसर्ग x। कईयों को तो हिंदी में भी नहीं पता होगा, तो इसको बच्चों बोलते हैं कॉलन। कॉलन क्या बोलते हैं, कॉलन। कॉलन ये यानी जो 2 बिंदु हैं इनको हम बोलेंगे कॉलन, किसमें, मैथ में। ठीक हो गया, हिंदी में उसको हम विसर्ग बोलेंगे। तो x जो स्वेच्छ चर है उसको हम दिखाते हैं x से। फिर स्वेच्छ चर के बाद, स्वेच्छ चर यानी x, यानी ये देखो x के बाद हमने आगे क्या पढ़ा, कोलन। ये हमने लगाया, कोलन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अवयवों के विशिष्ट गुणधर्म को लिखते हैं। विशिष्ट गुणधर्म अभी मैं जब एग्जाम्पल बताऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर संपूर्ण कथन को कोष्टक, इस कोष्टक को क्या बोलते हैं बच्चों, जल्दी से बताओ, इस कोष्टक को क्या कहते हैं, मझला कोष्टक। यहाँ अभी हमने पीछे पढ़ा ना मझले कोष्टक, यहाँ देखो ये हमने लगाया, इसको हम क्या बोलते हैं, मझला कोष्टक। मझले कोष्टक में बंद कर देते हैं।
ठीक है, डेफिनेशन थोड़ी सी गई, एग्जाम्पल समझेंगे, पूरा अंदर चले जाएगा, पूरा का पूरा आपका जो ये मेथड है समुच्चय निर्माण विधि, सेट निर्माण विधि होगी जो इसकी। ठीक है, तो यहाँ देखो हमने कोई समुच्चय ले लिया ए, अब एग्जाम्पल जो दिया, पहले एग्जाम्पल देख लो, 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब इसको आपने लिखना है किसमें, समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि में। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, अभी हमने पढ़ा स्वेच्छ चर से प्रदर्शित, यानी स्वेच्छ चर x से प्रदर्शित करते, तो यहाँ पे हमने लिखा x। ठीक है, ये मझला ब्रैकेट तो आप चाहे लास्ट में लगाएं चाहे पहले लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है, लिखा x कॉलन, फिर आगे देखो 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है, यानी ये जो संख्याएं हैं वो क्या है, 10 से सारी क्या है, छोटी हैं और अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या क्या होती हैं, जिनका अपने और एक के अलावा कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होता, कोई गुणनखंड नहीं होता। ठीक है, वो क्या कहलाती हैं, हमारी अभाज्य संख्या कहलाती हैं। 10 से छोटी बोली हैं, तो 10 से छोटी आपकी कौन कौन सी होती हैं, पहली तो हो जाएगी आपकी कौन सी, 2, ठीक है, 3, 2, 3, 5, 7, और कौन कौन सी हो जाएगी बच्चों, 9, देखो भाज्य है, 3 से विभाजित हो जाते हैं, 2, 3, 5। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। तो हमने लिखा है x कॉलन x एक अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे x कॉलन, तो ये आपने लिखना ही लिखना है, सबसे पहले कुछ नहीं करना है, ये आपने इतना लिख लेना है x कॉलन। अब उसके बाद जो आपको क्वेश्चन में बोला है वही आपने लाइन रिपीट कर देनी है। क्या लिखा है यहाँ पे, जो x है वो क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और आगे आपको बोला है 10 से छोटी है, तो आपने यहाँ पे लिखा जो x है वो संख्याओं को दिखा रहा है, तो जो x है वो छोटा है, सॉरी x जो है 10 से छोटा है। ठीक है, यानी इसका कहने का मतलब क्या है, जो 10 से सारी छोटी संख्या है वो क्या है, x है। ठीक हो गया, तो आई होप बच्चों आपको ये गुण विधि, समुच्चय निर्माण विधि अच्छे समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो आपको ये लाइन नहीं दी होती, यानी 10 से छोटी अभाज्य संख्या को समुच्चय नहीं दिया होता, और बोला होता बोल दिया होता 2, 3, 5, 7। ठीक है, तब आप क्या लिखते, तब भी आप यही लाइन रिपीट करते हैं कि x कॉलन, जो x है एक अभाज्य संख्या है और x क्या है, 10 से छोटी हैं, 10 से छोटी संख्या। अब यहाँ पर आप ये चीज़ नहीं रिपीट कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि वहाँ नहीं बोला है, खाली क्या बोला है, 2, 3, 5, 7 दे रखा है, और 2, 3, 5, 7 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो बस आपने क्या लिखना था, x कॉलन x एक अभाज्य संख्या है, बस मझला ब्रैकेट यहाँ लगाते, कहानी खत्म, 1 नंबर मिल गया। ठीक है, तो रोस्टर विधि समझ गए और गुण विधि समझ गए। इसके बाद थोड़ा सा 2-3 पॉइंट और रह गए हैं। अब हम लास्ट जो टॉपिक, एक ही टॉपिक बचा है, समुच्चयों के प्रकार। समुच्चयों के प्रकार समझते हैं, तो जो इसका बेसिक होगा आपके चैप्टर 1 का लगभग खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट। समुच्चय के प्रकार बच्चों अब आपके सामने मैंने सारे लिख दिए हैं, कितने होते हैं टोटल, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं कौन कौन से होते हैं। रिक्त समुच्चय होता है, नंबर 2 पे आ जाता है एकल समुच्चय, नंबर 3 पर परिमित और अपरिमित समुच्चय। आप इनको अलग भी नाम दे सकते हैं, नंबर 3 पर परिमेय रख सकते हैं, नंबर 4 पर अपरिमित रख सकते हैं। ठीक हो गया, और ऐसे ही नीचे आपका लिखा है नंबर 4 पर समान समुच्चय। इनकी डेफिनेशन समझते हैं, और ये सभी मैं आपके दिमाग में अभी सेट कर दूंगा, आप पूरे साल इसको नहीं देखेंगे फिर भी आपके दिमाग में ये रहने वाले हैं। रिक्त समुच्चय, रिक्त का मतलब क्या, खाली, कुछ नहीं, यानी ऐसे समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो। ठीक है, इम्प्टी हो, बिल्कुल खाली हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिक्त समुच्चय बोलेंगे। अब रिक्त समुच्चय को अब किसी ना किसी तरीके से तो दिखाना है, तो रिक्त समुच्चय को हम किससे दिखाएंगे, फाई से। ये दिमाग में सेट कर लो, ये आपके रिक्त समुच्चय को दिखाने के लिए हमेशा यूज होने वाला है, जिसको हम बोलते हैं फाई। अब कैसे दिखाएंगे, अब मान लो अब रिक्त समुच्चय कब होगा, तो अब जैसे क्वेश्चन आ जाता है 32 दिनों वाले महीनों का समुच्चय। अब 32 दिन वाला बच्चों कोई महीना होता है, तो आपकी जानकारी के हिसाब से तो अभी तक तो ऐसा कोई भी महीना है जिसमें 32 दिन हो, 31 दिन तो हमने सुने हैं। ठीक है, पर 32 दिन किसी भी महीने में नहीं होते, तो उसका समुच्चय हम कैसे बनाएंगे, समुच्चय को हम हमेशा किससे, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से दिखाते हैं। तो हमने लिख लिया ए कोई समुच्चय है, अब इसमें 32 दिन, तो 32 दिन वाला कोई भी ऐसा महीना नहीं होता, तो यहाँ पे हमने क्या दिखा दिया, इस मझले ब्रैकेट में हमने दिखा दिया फाई। फाई का मतलब क्या, रिक्त समुच्चय। अब सेकेंड नंबर उदाहरण देखो यहाँ पे एक्स। ठीक है, x स्वेच्छ चर अभी हमने पीछे पढ़ा है, तो x कॉलन, अब यहाँ पे बोला है x स्क्वायर, यानी x कोई ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पे 9 आता है। तो आपको पता है कि वो संख्या कितनी है, 3 है। फिर आगे आपको क्या कंडीशन बोली है, जबकि x एक सम संख्या है, तो x यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये 3 होगा यहाँ पे, बट 3 क्या होती है, सम नहीं, क्या होती है, विषम संख्या होती है, तो यानी ये भी नहीं होगा। तो जो a होगा वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, आपका
रिक्त समुच्चय हो जाएगा। आई होप बच्चों रिक्त समुच्चय समझ गए। उसके बाद आ जाता है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय यानी एकल मतलब एक, यानी ऐसा समुच्चय जिसके अंदर सिर्फ एक ही अवयव हो। अब जैसे आपका क्वेश्चन आ जाता है भारत के महिला प्रधानमंत्रियों का समुच्चय, तो भारत के अभी तक एक ही महिला प्रधानमंत्री है जिसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी। तो आप चाहे तो इंदिरा गांधी को इस मजले ब्रैकेट में दिखा सकते हैं ए करके, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं ए लिखो और उसके बाद मजले ब्रैकेट में आप सिर्फ कितना लिख दो, एक लिख दो। ठीक हो गया, तो एकल समुच्चय भी आप समझ गए। उसके बाद नंबर 3 पर आ जाता है परिमित और अपरिमित। अगर आप ऊपर के दोनों समझ गए तो परिमित समझ गए, ठीक है। अगर नहीं समझे तो परिमित भी समझ में नहीं आएगा। परिमित देखो क्या लिखा है, ऐसा समुच्चय जो या तो रिक्त हो अथवा अवयव की संख्या सीमित हो, यानी रिक्त हो या अवयव की संख्या सीमित हो। यानी इस रिक्त समुच्चय को हम क्या बोल सकते हैं, परिमित समुच्चय बोल सकते हैं। एकल समुच्चय को क्या बोल सकते हैं, परिमित समुच्चय बोल देते हैं, ठीक है। या फिर मैं बोल दूं कि ए से लेकर के जेड तक, ठीक है, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समूह क्या है, परिमित की अपरिमित, तो आप क्या बोलोगे, परिमित है, क्योंकि ये क्या है, सीमित है। यानी 26 होते हैं, हमको पता है ए से लेकर के जेड तक क्या होते हैं, 26 होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय क्या हो जाएगा, परिमित हो जाएगा। तो परिमित समझ गए। जब परिमित समझ गए तो अपरिमित और उससे सरल है, जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित हो, यानी अनलिमिटेड हो, हमें पता ही नहीं है कि खत्म कहाँ पे होना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमित समुच्चय बोलेंगे। जैसे संख्याएं हैं, संख्याएं अनंत तक है, हमें नहीं पता कहाँ तक जाना, तो हमारी जो वास्तविक संख्या है, पूर्ण संख्या है या पूर्णांक संख्या है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमित बोलेंगे, अपरिमित संख्याओं का समुच्चय। नंबर 3 भी समझ गया, परिमित और अपरिमित। लास्ट बचा है आपका जो बेसिक हम समझ रहे थे, उसका लास्ट पॉइंट जो है आपका समान समुच्चय। ये सबसे ईजी है। अब मान लेते हैं हमारे पास कोई दो समुच्चय हैं जो ए है और बी है। अब इसमें क्या होना चाहिए, ए का प्रत्येक अवयव बी में होना चाहिए और बी का प्रत्येक अवयव किस में होना चाहिए, ए में होना चाहिए। जब इनके अवयव एक दूसरे के बराबर होंगे तब हम उनको क्या बोल देंगे, समान समुच्चय बोल देंगे। तो यहाँ डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। यदि दो समुच्चय ए व बी ऐसे हों कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव हो और समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का भी अवयव हो, तब वो आपस में क्या कहलाएंगे, ए व बी समान समुच्चय कहलाएंगे। अब यहाँ एग्जांपल मैंने दिखा दिया आपको, ए में आपको अवयव दे रखे हैं, इनको हम अवयव बोलेंगे, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 2 क्या है क्या ए में, तो आप लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू ए, बिलोंग का चिन्ह मैंने आपको पहले बता दिया है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ 4 है क्या ए में, तो आप क्या लिखेंगे, 4 डज नॉट बिलोंग टू ए, बिलोंग नॉट डज नॉट बिलोंग का मैंने आपको बता दिया है, ई लिखेंगे और उसको कट मार देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे ए में अवयव हैं 1 2 3 और बी में भी सेम अवयव हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। आगे पीछे मैंने अभी ऊपर बताया था, इससे पहले जो आपको पिछले उसमें देखा मैंने, ठीक है, दिखाया आपको, उसमें मैंने क्या कहा कि हम अवयवों को आगे पीछे लिख सकते हैं, उसका उस समुच्चय पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो ऐसे जो बी के अवयव हैं आपके, देखो 2 2 3 1 1, देखो यहाँ पे 1 है ए में, बी में भी 1 ये रहा, फिर उसके बाद ए में 2 है 2 ये रहा, ए में 3 है, यहाँ बी में भी 3 ये रहा। यानी इनके जो अवयव हैं ए में भी हैं और बी में भी, यानी इनके अवयव एक दूसरे के मतलब उसमें है, समुच्चय में है। तो ये क्या हो गया बच्चों, समान समुच्चय हो गया। तो आप इस समुच्चय के बारे में बेसिक नॉलेज जो होती है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक्सरसाइज करेंगे उसमें 1.1 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों में आपको ये आपकी पूरी स्क्रीन पर दिखेगा, क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस आपने इसमें बताना है कि कौन समुच्चय है और कौन नहीं है। तो मैंने समुच्चय क्या होता है, किस प्रकार उसको दिखाते हैं, तो वो सब मैंने आपको पहले समझा। तो आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है, जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसको सिर्फ आपकी स्क्रीन पर दिखेगा, बाकी क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले वो आपको व्हाइट बोर्ड पर सभी का सॉल्यूशन मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो इसमें आ जाते हैं हम फर्स्ट नंबर में, जो है इसमें कहा है निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय है यदि आप उत्तर का औचित्य, और इसमें उत्तर का औचित्य भी बताना है। तो इसमें जो फर्स्ट नंबर है वो है जे अक्षर से होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, ठीक है। तो जिन महीनों का मतलब वर्ष के जिन महीनों का संग्रह बोला है वो कौन से हैं, जो जे से स्टार्ट होते हैं। तो इनका हम संग्रह बना सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, इनको हम गिन सकते हैं और हमको पता है कि कौन कौन से जे से शुरू होते हैं, ठीक है। अब किनका संग्रह नहीं बना सकते, जिनको हम नहीं नाप सकते, नहीं तोल सकते, नहीं गिन सकते, ठीक है, उनका संग्रह बनाना असंभव हो जाता है, तो वो समुच्चय नहीं होते हैं। तो जिनको हम गिन सकते हैं इजीली, उनका हम क्या कर सकते हैं, समुच्चय बना सकते हैं। तो जे अक्षर से शुरू होने वाले सभी वर्ष के महीनों का संग्रह बनाना है। तो हमको पता है कि जे से कौन कौन से महीने आते हैं, जनवरी आता है, जून आता है और जुलाई आता है। तो यानी हम लिख सकते हैं कि क्या, ये एक संग्रह है, ठीक है, संग्रह का सेट है।
समुच्चय है। सेकंड नंबर है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब बच्चों यहाँ पे भारत के सर्वश्रेष्ठ बोले, अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, नहीं नाप सकते क्योंकि कई सैकड़ों हमारे यहाँ पे क्या हैं लेखक हैं, तो हम किसी को भी अब उसको टॉप 10 में नहीं रख सकते ना। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि प्रतिभाशाली लेखकों को परिभाषित नहीं किया जा सकता, अतः ये क्या हो जाएगा, संग्रह नहीं होगा। थर्ड नंबर आ जाते हैं, थर्ड नंबर भी सेकंड की तरह ही है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो ये भी थोड़ा मुश्किल काम है कि सर्वश्रेष्ठ 11 को रखना और उनका क्या बनाना, समुच्चय बनाना, तो इसको भी हम परिभाषित नहीं कर सकते, तो ये भी क्या हो जाएगा, संग्रह नहीं होगा। चौथा नंबर देखते हैं, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो आपकी कक्षा में, अब आपको पता है कि आपकी कक्षा में 30 बच्चे हैं, 40 बच्चे, तो आप उसका संग्रह आसानी से बना सकते हैं। तो इसका क्या लिखेंगे कि कक्षा के सभी विद्यार्थियों की संख्या निश्चित होती है, अतः यह संग्रह है, ठीक है, यानी यह समुच्चय है। उसके बाद है पांचवा नंबर, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो देखो यहाँ पे क्लियरली बोल दिया 100 से कम, अब 100 से हमारी कितनी आ जाएगी, 99, 98, 97 सारी प्राकृतिक संख्याएं एक तक, तो इनका भी संग्रह, ये भी इनको गिन सकते हैं हम, तो इसका भी क्या हो जाएगा, संग्रह होगा, यानी समुच्चय होगा। नेक्स्ट देते हैं 6 नंबर, इसमें क्या है, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो ये भी काउंटेबल है, हमको पता है कि जो हमारे मुंशी प्रेमचंद हैं इन्होंने कितने क्या लिखे हैं, तो इसको भी हम गिन सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, परिभाषित हो जाएगा, तो ये क्या होगा, समुच्चय होगा। उसके बाद आ जाता है आपका 7वां नंबर है आपका सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो सभी समपूर्णांक हमको पता है कौन कौन से होते हैं, ठीक है, तो इनका भी क्या हो जाएगा, एक संग्रह होगा, ठीक है, यानी ये भी एक क्या है, समुच्चय है। उसके बाद देख लेते हैं हम 8वां नंबर, इसमें आपसे पूछा है क्या, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, यानी चैप्टर फर्स्ट है, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है क्या उनका हम संग्रह बना सकते हैं। तो बताओ बच्चों, इसमें भी अब क्या है, गिने हुए सारे क्वेश्चन, ये तो नहीं कि हमें पता ही नहीं कितने हैं, हमको पता है, तो ये भी क्या है, सभी प्रश्न क्या हैं, परिभाषित हैं, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, समुच्चय होगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, जो लास्ट है आपका, इसमें बोला है कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो अब इसको भी हम परिभाषित नहीं कर सकते ना, विश्व में अनेकों हैं, कई तो ऐसे जानवर हैं जो आज तक हमने देखे नहीं, जिनके बारे में सुना नहीं, तो खतरनाक, इनका भी हम नहीं कर सकते, संग्रह नहीं कर सकते, कलेक्शन नहीं कर सकते, तो ये भी क्या है, अपरिभाषित है, तो इसका क्या होगा, ये भी एक क्या है, समुच्चय नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए आपका जो फर्स्ट नंबर था हो गया कंप्लीट। आई होप बच्चों आप अच्छे समझ गए होंगे, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो जरूर पहले वाली वीडियो देख लें, तब तक वो नहीं देखेंगे तब तक ये समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। तो अब स्क्रीन को करते हैं खत्म, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ व्हाइट बोर्ड पर आप देख रहे होंगे कि लिख दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ आपने क्या करना है, 2 चिन्ह का इस्तेमाल करना है, 2 सिंबल है उनका यूज करना है। कौन कौन सा, एक तो करना है ये बिलोंग टू जिसको बोलते हैं, और एक बोलते हैं डज नॉट बिलोंग टू। ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया, जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने इसकी कल पहले वीडियो अपलोड कर दिए, तो इसलिए कह रहा हूँ बार बार कि वो वीडियो जरूर देख लेना, इसलिए समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब होता है बिलोंग कर रहा है कि यानी जो ये 5 है ये इस सेट में है या नहीं है, ठीक है। तो देखेंगे 5 अगर ये इसमें है, ए वाले, इसको हम क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं। अगर 5 इस समुच्चय में है तो ये वाला चिन्ह करेंगे, अगर 5 नहीं है इसमें तो इस वाले चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। हम इसको बोलते हैं बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू दूसरा वाला जो हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं 5 हमको यहाँ दिख रहा है, तो 5 क्या है, बिलोंग कर रहा है किसमें, ए में, तो 5 बिलोंग टू ए, ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड वाला देखते हैं 8 है क्या इसमें, कहीं पे नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 डज नॉट बिलोंग टू ए। थर्ड नंबर देखते हैं 0, अब 0 भी इसमें कहीं पे नहीं है, तो 0 क्या लिखेंगे, 0 डज नॉट बिलोंग टू ए। फोर्थ देख लेते हैं, फोर्थ में आपका क्या है, 4 ही है, तो 4 देख रहे हैं हम यहाँ पर है ए में, तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 बिलोंग टू ए। पांचवा देखते हैं 2 दे रखा है, 2 आपका दिख रहा है यहाँ पे अच्छे से, तो 2 भी क्या है, 2 बिलोंग कर रहा है किसमें, ए में। लास्ट देखते हैं, इसमें आपको दे रखा है 10, अब 10 कहीं पे नहीं है ए में, तो 10 डज नॉट बिलोंग टू ए, यानी 10 बिलोंग नहीं कर रहा है किसमें, ए में। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब मैं थोड़ा बोर्ड को कर देता हूँ साफ, तो इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों आपको रोस्टर रूप में दिखाना है जो भी आपको दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो रोस्टर रूप मैंने आपको बता दिया था, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा उसको हमने एक सेट मानना है, ठीक है, और उसको किस में दिखा देना है, मजले ब्रैकेट में दिखा देना और उसको बंद कर देना है, ठीक है। उसी में यही हमारा क्या कहलाता है, रोस्टर रूप कहलाता है।
अब जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। बाकी ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ, जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया, ठीक है। जिन्होंने वो नहीं देखा तो वो देख लेना, नहीं तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत आप समझ जाएंगे। अब इसमें कहा है, जो फर्स्ट नंबर दिया है, कहा है कि a बराबर कोष्टक में दिया है x कॉलन x एक पूर्णांक है और -3 ग्रेटर देन x लेस देन 7। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, तो मैं सीधा इसका आंसर लिखता हूँ फर्स्ट नंबर, ठीक है, थर्ड का फर्स्ट। अब इसमें डायरेक्ट मैं आंसर लिखूंगा, तो पहले इसमें समझ लेते हैं। देखो पूर्णांक है, पूर्णांक क्या होती है हमारी, जिसमें माइनस प्लस और जीरो शामिल होता है, ये सारे हमारे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो -3 क्वेश्चन में आपको ये हिंट दिया है, ठीक है, -3 और यहाँ पर x है और यहाँ पे 7 है, यानी -3 से बड़ी है संख्या और 7 से छोटी है। तो ये हमने a जो आपको सेट दे रखा है क्वेश्चन में, इसको लिखा हमने, मतलब ब्रैकेट लगाया। अब -3 के बाद क्या आता है, 2, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, यहाँ 7 नहीं लिखना है, क्या नहीं लिखना है, 7। क्यों? क्योंकि बोला है 7 से छोटी हैं सारी संख्याएं। अगर यहाँ ये चिन्ह आ जाता है, यानी लेस देन एंड इक्वल, ठीक है, तब हम यहाँ पे 7 लेते। जब यहाँ ये साइन नहीं है नीचे वाला, ठीक है, तो ये क्या होगा, 7 से छोटी हो जाएगी। आई होप फर्स्ट नंबर समझ गए होंगे। सेकंड नंबर देखते हैं इसका, ठीक है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सेकंड नंबर है b एक सेट है, ठीक है, b एक सेट है। अब उसको रोस्टर रूप का मतलब ही होता है कि मझले ब्रैकेट में आपको दिखाना है जो भी आपके अवयव हो दिए होंगे उसमें। अब इसमें बोला है b एक सेट है जिसमें कहा है x कॉलन x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या यानी 1 से लेकर हमारी स्टार्ट होती है अनंत तक। अब बोली है क्या, 6 से कम। 6 से कम कौन कौन सी होती है बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5 और अब इसमें 6 से कम बोला तो इसमें हम क्या करेंगे, 6 को लेंगे या नहीं लेंगे, 6 को नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका बी नंबर का आंसर। रोस्टर रूप में क्या करना है, मझले ब्रैकेट में जो भी आपको क्वेश्चन का उसको मझले ब्रैकेट में रख के दिखा देना है। ठीक है, समझ गए होंगे आप ये भी। थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर क्या है, क्या कह रहा है, इसमें कहा है C एक सेट है जिसमें x कॉलन x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिनके अंकों का योगफल 8 है। तो ऐसी संख्याओं का समुच्चय बनाना है जिनके अंकों का योगफल 8 है। कहने का मतलब है, यानी इनको जोड़ोगे, 1 और 7 को जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, तो यानी 17 हो गया। ऐसे फिर हम इसको 7 + 1 71, ठीक है, तो 7 + 1 को जोड़ के कितना आ रहा है, 8, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, 17 71। इस तरह से हमें बताना है कि ऐसे संख्याओं का समुच्चय बनाना है जिनके अंकों को आपस में जोड़ने पर 8 आए। तो एक सेट हम इसमें जो दे रखा है C दे रखा है, C नंबर है, फिर से वही मझला ब्रैकेट। अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कौन कौन सी संख्या जिनको जोड़ने पे आएगा कितना, 8, तो 17 हो गया। उसके बाद आ जाएगा 26, उसके बाद 35, उसके बाद आ जाएगा आपका 44, फिर 53, फिर 62 और फिर आ जाएगा आपका 71। ठीक है, और लास्ट में आ जाएगा आपका एक 80। ठीक हो गया, तो टोटल काउंट कर लो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये हो गया आपका किसका, थर्ड नंबर का आंसर। आई होप बच्चों आप समझ गए होंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, रोस्टर रूप का मतलब क्या है, एक सेट है, बराबर लगाओ, उसके बाद ये आपका मझला ब्रैकेट लगाओ, उसके बाद कॉमा कॉमा करके इनको दिखा दो। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ नंबर इसी का। जब बच्चे कहाँ ज़्यादा परेशान होते हैं, जब आपका समुच्चय निर्माण करने के लिए आता है। ठीक है, रोस्टर में कहीं परेशान नहीं होते, परेशान तब हो गए जो इसका अगला क्वेश्चन है जहाँ पे समुच्चय निर्माण करना होगा, थोड़े से दिक्कत वहाँ जरूर होगी आपको। फोर्थ नंबर जो कहा है इसमें, वो कहा है D एक सेट है जिसमें आपको मझले ब्रैकेट में दे रखा है x कॉलन x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। अब ऐसी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक हो गया, तो अब इसमें ऐसी संख्या बतानी है जो 60 की भाजक हो और अभाज्य भी हो। तो कौन कौन सी संख्या बच्चों, एक सेट है हमारा D जो दे रखा है, इसको मझले ब्रैकेट में दिखाएंगे। ठीक है, तो वो संख्या कौन कौन सी है, 2 देखो अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है और 5। इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 60 को क्या करती हो, काटती हो, 60 में जिसका भाग जाता हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितनी संख्या है, 2 3 5
जो क्या है 60 की भाजक हैं और अभाज्य संख्या है, दोनों कंडीशन यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। आई होप चौथा नंबर भी समझ गए होंगे, बस इसको इसमें दिखाना है, किसमें, रोस्टर रूप में दिखाना है। नेक्स्ट देखते हैं 5th नंबर। 5वें नंबर में आपसे कहा है, एक शब्द दिया है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, क्या दिया है, ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे शब्द लिख लेता हूँ, TRI, ट्रिग्नोमेट्री, METRY। एक बार मैं स्पेलिंग मैच कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि कहीं पे थोड़ी सी भी गलती ना हो। ट्रिग्नो, TRIGO, यहाँ पर N की जगह आएगा O, TRIGON, सॉरी, O आएगा पहले और N आएगा बाद में, ठीक है, थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है इसमें हमेशा। ट्रिग्नो, ठीक है, ONO, उसके बाद आएगा यहाँ पे O, फिर M, METRY, ठीक है। अब इस शब्द को दिखाना है किसमें, आपने रोस्टर रूप में। तो फिर ये देखो आपका 5वां नंबर है, तो ई आपको इसमें क्वेश्चन में दे रखा है, सेट। अब देखो इसमें क्या होता है, जो अक्षर रिपीट होते हैं, जैसे यहाँ टी एक बार ये आया, टी एक बार ये आया, तो हम इसको 2 बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक बार काउंट करेंगे। जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे तो वहाँ पे मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहले टी लिखा, फिर कॉमा करके आर लिखा, फिर कॉमा करके आई लिखा, फिर जी लिखा, फिर ओ, फिर एन, ठीक है, फिर ओ देखो ये पहले आ चुका है, एम पहले नहीं आया, एम लिख लो, फिर ई पहले आया, कहीं पे नहीं आया, ई लिख लो, फिर टी आ चुका है पहले, आर आ चुका है पहले, और लास्ट में लिख दो वाई, ठीक है। तो ये आ गया आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्या, रोस्टर रूप, ठीक हो गया, अच्छे समझ गए होंगे। अब उसके बाद देखते हैं लास्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 का। लास्ट में जो आपका 6 नंबर है वो क्या है, एफ एक सेट है और इसमें एक शब्द दिया आपको बेटर, ठीक है, शब्द आपको दिया है बेटर, BETTER, ठीक है। इस बेटर शब्द का समुच्चय निर्माण करना है, सेम हो जाएगा, इसको हम सेट लेते हैं F और यहाँ पे रोस्टर रूप के लिए लगाते हैं मजला ब्रैकेट। अब सबसे पहले लिखेंगे B, उसके बाद लगाएंगे E, उसके बाद T देखो 2 बार है तो T को लिखेंगे 1 बार, E भी पहले आ चुका है, यहाँ पे फिर हम क्या लिखेंगे लास्ट में R। तो ये हो गया बच्चों आपका किसका, बेटर का समुच्चय निर्माण। तो इस तरह से बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया कंप्लीट। आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट डालिए कि सर ये स्टेप हमको समझ में नहीं आया, तो उसी टाइम मैं आपको उसका सॉल्यूशन और अच्छे से दे दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। तो अब मैं इसको कर लेता हूँ साफ बोर्ड को, उसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। अब बच्चों पहले मैं क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ देता हूँ। पिछले वाले में हमें क्या करना था, रोस्टर रूप में लिखना था, इस बार हमें समुच्चय निर्माण करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पढ़ देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4 में करना क्या है, जो इसमें दिया है, कहा है निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। समुच्चय निर्माण मैं पहले सिखा चुका हूँ अच्छे से, तो प्लीज़ एक बार वो वीडियो जरूर देख लेना। तो अब मैं यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन में लिखते जाऊँगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर दे रखा आपको 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9 और 12। अब इसका समुच्चय निर्माण कैसे करना है, तो समुच्चय निर्माण करने के लिए सबसे पहले हम कोई सेट ले लेते हैं, माना। अब इसी को A मान लो, ठीक है। यहाँ पे हम फर्स्ट नंबर के सामने A डाल लेते हैं, A कोई सेट है, ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब इसका क्या करना है, समुच्चय निर्माण करना है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले A, जो सेट आप मान रहे हो वहीं आपने नीचे लिखना है, फिर लगाना है आपने मजला ब्रैकेट, फिर X, ठीक है। इन सबको हम मान लेते हैं X, ठीक है। X के बाद हमेशा लगेगा कॉलम। इतना काम आपने करना ही करना है। क्या करना है, सबसे पहले जो सेट आप मान रहे हो, ठीक है, उसको लिखना है, बराबर लगाना है, फिर आपने लगाना है मजला ब्रैकेट, फिर X लिखना है। हाँ, हर क्वेश्चन में X क्या करना है, हर क्वेश्चन में आपको लिखना है X कोलन, उसके बाद फिर एक X और लिखना है। अब उसके बाद ये देख लो कि यहाँ पे जो ये है 3, 6, 9, 12, ये आपको क्या दिख रहा है। अगर आप देखेंगे कि 3 के साथ 1 की गुणा कराएंगे 3 आ जाएगा, फिर 3 के साथ गुणा कराएंगे 2 की 6 आ जाएगा, 3 की गुणा 3 से कराएंगे 9 आ जाएगा, 3 की गुणा किससे कराएंगे 4 से कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। ऐसी चल रही है पूरी सीरीज। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, 3 × n लिख सकते हैं, यानी n का मान अगर हम 1 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, n का मान 2 रखेंगे 6 आ जाएगा, n का मान 3 रखेंगे 9 आ जाएगा। तो x कोलन x और यहाँ पे लिखेंगे हम क्या 3n, क्या लिखेंगे x कोलन x और यहाँ पे x बराबर लिखेंगे हम 3n, ठीक है। अगर आप उधर का समझ गए तो हम उसको कर देते हैं साफ, ठीक है। मिटा करके लिखते हैं हम आगे। तो ये कर देता हूँ मैं थोड़ा सा साफ।
तो इतना समझ गए कि ये 3n क्यों लिखा मैंने यहाँ पे। अब उसके बाद आगे क्या लिखना है हमें, जो ये 3n है और यहाँ पे और करके लिख देते हैं। अब ये मान देखो कहाँ से जा रहा है, 1 से स्टार्ट हुआ, अभी हमने देखा ना 1 से स्टार्ट हुआ और लास्ट कहाँ तक गया, 4 तक। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 से बड़ा है कौन, n, और 4 से छोटा है। 4 से छोटा है n और 1 से बड़ा है। तो इसको सॉरी इसके बराबर भी है ना, 1 के बराबर भी है और 4 के बराबर भी है। तो इतना हमने इसको कर देना है कंप्लीट और लास्ट में कर देना है इसको मछली ब्रैकेट में बंद। पहला समझ गए तो बाकी के और आसान है। क्या क्या, सबसे पहले इसको हमने सेट ले लिया, a बराबर लिखा, फिर मजला ब्रैकेट तो हर क्वेश्चन में लगाना है, चाहे वो आपका रोस्टर रूप हो चाहे समुच्चय निर्माण विधि हो। तो फिर हमने क्या लिखा, x लिखना है, उसके बाद कॉलन लगाना है, फिर x लिखना है। इतना काम आपको हर क्वेश्चन में करना है और कंपलसरी करना है। उसके बाद आप ये देख लो कि जो ऊपर आपको क्वेश्चन दिया है वो किस टाइप का। अब यहाँ पे देखने पे पता चला कि ये 3 के n के रूप में, 3n के रूप में, तो हमने उसको क्या ले लिया, 3n ले लिया। और ये फिर उसके बाद देखा हमने जो n का मान आ रहा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 के बराबर और 1 से बड़ा है और 4 के बराबर और 4 से छोटा। तो इसको बोलते हैं हम समुच्चय निर्माण विधि। आई होप बच्चों फर्स्ट नंबर आप अच्छे समझ गए होंगे। अब देखते हैं सेकंड नंबर। फर्स्ट समझ गए, सेकंड वाला इससे भी इजी है। सेकंड नंबर आपको जो दे रखा है इसमें बोला है 2, 4, 8, 16, 32। इसको हम b मान लेते हैं और दे रखा है 2, 4, 8, 16, 32। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ ये इससे क्या पता चल रहा है, 2, 4, 8, 16, 32। ठीक है, इसको अगर हम समझना चाहें तो यहाँ समझ सकते हैं। देखो 2 की गुणा 1 से कराऊँ कितना आएगा, 2, 2 की गुणा 2 से कराऊँ कितना आ जाएगा, 4, 2 की गुणा किससे कराऊँ, 4 से ना। यहाँ पे हमारा वो स्टेप नहीं बनेगा जो हमने फर्स्ट नंबर में बनाया था। तो बताओ यहाँ पे और क्या बना सकते हैं हम। यहाँ बच्चों मल्टीप्लाई में n नहीं आएगा, कहाँ पे आएगा, पावर में n आएगा। देखो कैसे, 2 की पावर n हम इसको लिखेंगे। अब n पावर का मतलब क्या हो गया, यानी 2 की घात 1। जब 2 की घात 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 2। फिर हम 2 की घात 2 लिखेंगे, यानी इसका मतलब क्या हो गया, 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 4। फिर 2 की घात कितना लिखेंगे, 3। तो हो जाएगा देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 8। तो यानी जो सीरीज बन रही है आपकी किस रूप में बन रही है, 2 की घात n के रूप में बन रही है। तो यहाँ से हम लिखेंगे रोस्टर, इसको किस में दिखाना है, समुच्चय निर्माण में। मजला ब्रैकेट x कॉलन x बराबर क्या आ जाएगा, 2 की पावर n। और क्या आ जाएगा इसमें, जो n का मान है, देखो घात में n है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अगर हम 2 की घात 5 कह रहे, देखो 32 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 और 2 5, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो यहाँ पे मान कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और 1 से बड़ा है और बराबर है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा n, और क्या है, किससे, 5 के बराबर है और 5 से छोटा है। ठीक है, ये बराबर का मतलब क्या है कि 1 से स्टार्ट हो रहा है और 1 से आगे जा रहा है, 2, 3 जा रहा है। और इसका मतलब क्या है, 5 से छोटा है और 5 के बराबर है। देखो लास्ट 5 तक गया। ठीक है, तो आपको ये नहीं दिखाना है, सिर्फ आपको ये वाला स्टेप दिखाना है। मैंने सिर्फ आपको क्या किया है, समझाने के लिए लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर थर्ड वाला, इससे भी ईजी है, समझ लेते क्या कहा है। थर्ड वाले में आपको दिया है 5, 25, 125। 5, 25, 125 और फिर आपको दिया है कितना आगे, 625। ठीक है, जिनके पास बुक है वो बुक में क्वेश्चन को देख सकते हैं। इसको हम ले लेते हैं सी। ठीक है, इसको ये जो आपको क्वेश्चन दे रखा है किस रूप में दे रखा है, आपको रोस्टर रूप में दे रखा है, जिसको हम किस में चेंज कर रहे हैं, समुच्चय निर्माण में कर रहे हैं। ठीक है, इसका हम क्या कर रहे हैं, समुच्चय निर्माण कर रहे हैं। तो बताओ 5, 25, 125 और 625 आपको किस रूप में दिख रहा है, बताओ इसको क्या लिख सकते हो, 5, 25, 125 और 625 को। जैसे आपने स्टार्टिंग के पहले और दूसरे को किया, तीसरे को किया, वैसे अब बताओ इसको आप क्या लिख सकते हैं। इसको भी देखो हम यही लिख सकते हैं जो भी हमने लिखा, 5 की घात अगर मैं n कर दूं, क्या कर दूं, 5 की घात n कर दूं। ठीक है, देखो कैसे, 5 की घात अगर मैं 1 करूंगा कितना आ जाएगा, 5। फिर 5 की घात अगर मैं 2 करूं, 5 का स्क्वायर 25। फिर 5 की घात अगर मैं 3 करूं तो कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखो 1, 2, 3, 4, यानी इसको हम लिख सकते हैं सी मजला ब्रैकेट x कॉलन x इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, 5 टू द पावर n। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, जो मान है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, किसका मान, इस n का मान कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, x से बड़ा है और बराबर है, बीच में आ जाएगा आपका n, और किससे छोटा है आपका, देखो 1, 2, 3, 4 तक जा रहा है, यानी 4 से छोटा है और 4 के
बराबर है, और इसको हम बंद कर देंगे किसके में, मजले ब्रैकेट में। आई होप बच्चों आप ये भी समझ गए होंगे थर्ड नंबर। अब देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 और ज़्यादा ईजी है, इससे देख लेते हैं नंबर 4। नंबर 4 में आपको दिया है क्या, 2 4 6, इसको ले लेते हैं हम डी, मजले ब्रैकेट में 2 4 6 और उसके बाद डैश डैश डैश, और ये चलते जा रहा है। ठीक है, अब इसको दिखाना है किसमें, समुच्चय निर्माण। तो सबसे पहले लिखेंगे x कॉलन x। अब आप देख के बताओ कि ये क्या है, जल्दी से बताओ। अब क्या सीरीज बन रही है यहाँ पे आपकी, बता सकते हो क्या? अब देखेंगे कि ये अनंत तक जा रही है और आपको देखने में पता चल रहा है ये सारी कैसी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, और कैसी संख्या है, ये सम संख्या है। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे इस तरह से अब कुछ नहीं बनाएंगे, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि x कॉलन x जो है एक समप्राकृत संख्या है, समप्राकृत संख्या है। ठीक है, और अगर आप इसको इस फॉर्म में दिखाना चाहते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 × n डैश डैश डैश, और ये कंटिन्यू आपका चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो इस रूप में भी आप लिख सकते हैं। 4th नंबर भी समझ गए होंगे अच्छे से, नहीं समझ में आया कमेंट में बता देना, और अच्छे से इसको मैं आपको डिफाइन कर दूंगा। बट मेरे हिसाब से इससे इजी और कोई नहीं बताएगा, क्योंकि देखने में पता चल रहा है सारी सम संख्या और प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, x कॉलन x एक समप्राकृत संख्या है। लास्ट देखते हैं, इसमें भी वही है बट थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन लिख देता हूँ, नंबर ए डाल के मजले ब्रैकेट में दिया है आपको 1, फिर दिया है 4, फिर दिया है 9, फिर डैश 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 आपका कहाँ तक जा रहा है, 100 तक। अब इसका आंसर तो बच्चों आप देख के ही बता सकते हैं कि अगर हम इसको बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे 4 5 6 7 8 लास्ट जा रहा है आपका कहाँ तक, 100 तक जा रहा है। 100 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 10 का होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, ई मछले ब्रैकेट में x कॉलन x क्या है, यहाँ पे हम लिख देंगे एक क्या है, वर्ग है। ठीक है, प्राकृत संख्या का वर्ग है। ठीक है, यानी हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, सीधा सीधा n स्क्वायर लिखेंगे बराबर n स्क्वायर। देखो n का मान अगर हम 1 रखेंगे तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 2 रखेंगे, और अब इसी को आगे थोड़ा सा हिंदी में और लिख देते हैं, जो n है वो क्या है, 1 से बड़ा है, 1 के बराबर है। ठीक है, और छोटा है किससे, 10 से। तो ये हो गया आपका कौन सा नंबर, 5वां नंबर भी कंप्लीट। यानी n स्क्वायर, देखो n का मतलब क्या है, ये सभी के स्क्वायर हैं, और हमने क्या दिखा दिया, n का मान 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, 10 तक जा रहा है। अब यहाँ पे अगर हम 10 रखेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 100 हो गया। ठीक है, 100 आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया कंप्लीट। आई होप बच्चों आप समुच्चय निर्माण और रोस्टर निर्माण आप दोनों समझ गए होंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं 2 से 3 नंबर के। ठीक है, तो मैं बोर्ड को करता हूँ साफ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ देता हूँ, कहा है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है, अब इसमें ना तो आपको क्या करना है, समुच्चय निर्माण करना है, ना ही रोस्टर रूप करना है, इन दोनों का मिक्सर कहीं कहीं दे रखा है, कहीं पे हमें समुच्चय निर्माण करना है, कहीं पे रोस्टर निर्माण करना है। ठीक हो गया, तो सबसे पहला क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक साइड में। ठीक है, इसमें फर्स्ट नंबर जो आपको दे रखा है, कहा है कि A एक सेट है जिसमें मछली ब्रैकेट में दे रखा है x कॉलन x। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम 5। ठीक है, 5 का फर्स्ट नंबर सीधा मैं आंसर करूंगा, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। x जो है एक विषम प्राकृत संख्या है। अब विषम प्राकृत संख्या है तो इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, अब इसमें देखो सेट दे रखा है A, तो हम लिखेंगे सबसे पहले A, और सूचीबद्ध करना है। सूचीबद्ध यानी हमारा क्या करना है, इसमें हमने रोस्टर निर्माण ही करना है। तो एक विषम प्राकृतिक संख्या, तो विषम प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती है, 1 3 5 7, और ये नहीं बोला लास्ट कहाँ तक है ना, हमें कोई वो नहीं दे रखा, हिंट नहीं दे रखा कहाँ से कहाँ तक जाना। तो हम क्या कर देंगे, डैश डैश डैश, और इसको यहाँ पे कर देंगे क्लोज, यानी ये क्या चल रहा है, अनंत तक जा रहा है। तो 5वां का जो फर्स्ट है उसमें सिर्फ हमें इतना ही करना है। सेकेंड नंबर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, इसमें कहा है x जो है एक पूर्णांक है जो माइनस के 1/2 से लेकर के कहाँ तक है, बड़ी है, और प्लस के 9/2 तक है। ठीक है, और यहाँ पे पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब क्या है कि पूरी संख्या दिखानी है। तो माइनस के 1/2 से अगर हम बड़ा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये आपका सेट है B, तो यहाँ से आ जाएगा पहला 0। पूर्णांक यानी हमें P/Q के रूप में, परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिखना है, पूर्णांक लिखना है। पूर्णांक यानी जो हमारे पूर्ण अंक होते हैं। तो पूर्णांक हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से लेकर के, सॉरी नेगेटिव, पॉजिटिव और 0, उसमें ऐड आ जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा आपका 0। उसके बाद आप सेकेंड नंबर पर क्या लिखेंगे, 1।
ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 2, फिर 3। अब देखो 9/2 है ना, अगर 9/2 तक जाएंगे आप तो मान कितना निकल गया, अगर पूर्णांक देखेंगे भाग देंगे यहाँ पे 9 को 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 2 छक्के 8, ठीक है। 1 लगाएंगे, उसके बाद फिर 0.0 लगाएंगे तो 2 छक्के 8, 2 पंजे 10, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। तो जो पूर्णांक आएगा कितना आ रहा है, पूरा 4 आ रहा है, ठीक है। तो हम कहाँ तक जाएंगे, 4 तक जाएंगे। तो ये बस आपने यहीं तक इसको करके छोड़ देना है। बच्चों आप इसको समझ गए होंगे, पूर्णांक क्या नहीं, पूर्ण अंक लिखना है। तो 0, 1, 2, 3, 4। ऐसे ही -1/2 है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.5 आएगा माइनस में। तो 0.5 के, अब देखो 0.5 से पीछे नहीं जाना है, आगे जाना है ना, यानी 0, 1, 2, 3 तक एक उसकी तरफ जाना, तो पूर्णांक आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आई होप बच्चों सेकंड नंबर समझ गए होंगे। अब देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर जो दे रखा है उसमें आपको कहा है कि x जो है एक पूर्णांक है और दे रखा है x² का है x² इज इक्वल टू एंड लेस देन 4। अब ये हमें इसमें अगर मैं समझाऊं, बोला है कि इसमें x ऐसी संख्या बताओ जिसका स्क्वायर करने पे कितना है, 4 आए। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है, एक तो -2 है और एक कौन सी है, +2 है, ठीक है। ये 2 संख्या है। ये अगर मैं यहाँ पे बोलूँ x का मान जो आपका आएगा ये आ जाएगा, यानी -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा और +2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा। तो इनके बीच की संख्या लिखनी है, ठीक है। यानी ये जो यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे पूछा है, तो हमें देखो पहले तो हमें ये बनाना है कि x² करने पे, यानी ऐसी कौन सी संख्या जिसका स्क्वायर करने पे हमारा क्या आ जाए, 4 आ जाए। तो एक -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी आपका 4 आएगा। देखो कैसे, -2 गुणा -2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 दूना हो जाएगा 4। ऐसे जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे धनात्मक वाली संख्या का तो भी कितना आ जाएगा, 4 आएगा। तो अब हमें इन दोनों के बीच की संख्या लिखनी है और यहाँ पे देखो बराबर का निशान है तो इनके बराबर भी लिखनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे c और यहाँ पे लगाएंगे मजला ब्रैकेट और यहाँ पे आ जाएगा आपका -2, -1। अब इनसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी, -2 से बड़ी संख्या -1, फिर आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा +1, फिर आ जाएगा 2। अब इस 2 यहाँ देखो 2 के बराबर और 2 से छोटी, और यहाँ -2 से बड़ी और उसके बराबर, ठीक है, जो x का मान है। सी नंबर समझ गए होंगे। अब देखते हैं डी नंबर। इसमें बोला है लॉयल शब्द एक अक्षर है, ठीक है। लॉयल, ये तो बच्चों बहुत ईजी है, इसको आप बिना समझाए कर सकते हैं। लॉयल शब्द है, यहाँ देख लो LOYAL। आपको पता है समुच्चय रोस्टर रूप में कैसे लिखते हैं, सबसे पहले L, फिर कॉमा करके O, फिर कॉमा करके Y और उसके बाद कॉमा करके A, और फिर L लिखेंगे क्या, L ऑलरेडी हम लिख चुके होते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, L को नहीं लिखेंगे और इसको कर देंगे बंद। तो हो गया फोर्थ नंबर। अब देखते हैं इसका 5 नंबर। 5 नंबर में आपसे कहा है इसमें कि वर्ष का एक ऐसा महीना जो x है, वो वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो ऐसा कौन सा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते, तो यहाँ सीधे सीधे मैं इसको, तो बच्चों अब आपको कुछ समझाना नहीं है, तो अब सिर्फ उसका संग्रह बनाना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। तो आपका एक तो फरवरी हो गया, ठीक है, फरवरी महीना हो गया। उसके बाद आ जाता है आपका अप्रैल, जून, सितंबर। अप्रैल मेन बच्चों आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, अप्रैल, जून, सितंबर। कहीं पे कोई स्टेप समझ में ना है कमेंट करो। फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, और एक महीना और आता है आपका कौन सा, नवंबर, ठीक है, क्योंकि उसके बाद जो दिसंबर आता है आपका कितने दिन का हो जाता है, 31 दिन का होता है। तो इसमें तो कुछ समझाना नहीं था, ये तो आप समझ गए होंगे। लास्ट देखते हैं आपका नंबर 6। नंबर 6 में आपसे कहा है अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है, के से पहले, ठीक है, के से पहले बोला है x का मान, ठीक है, और बोला है व्यंजन है। अब यहाँ पे भी 2 चीज़ें आ जाती है आपके, स्वर और व्यंजन। अब इसमें से हम क्या करेंगे, व्यंजनों में से हम क्या जो आपके टोटल व्यंजन होते हैं ए से लेकर के जेड तक, उसमें से हम क्या कर देंगे, स्वर अलग कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं EF करके। तो देखो ए आपका क्या आ जाता है, स्वर होता है, तो उसको हम छोड़ देंगे। BCD, ई नहीं लिखेंगे यहाँ पे, क्यों, ई आपका क्या आ जाता है, स्वर आ जाता है। तो हमें क्या करना है, व्यंजन का समूह बनाना है, ग्रुप बनाना है। DE को छोड़ा, F आ गया, G आ गया, ठीक है, या तो हम बड़ा लिख लें या छोटा लिख लें। तो स्मॉल लिख लेते हैं, ए को छोड़ दिया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई नहीं लिखना है। फिर हम लिखते हैं एफ, फिर हम लिखेंगे क्या, जी, फिर लिखते हैं एच, एच के बाद क्या आएगा, आई, आई को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे क्योंकि वो क्या है, स्वर है। उसके बाद लिखेंगे हम जे, और के को हमने नहीं लिखना है क्योंकि बोला है के से पहले, तो हम इसमें क्या करेंगे, के को ऐड नहीं करेंगे, तो इसको कर देंगे हम रोस्टर रूप में, मजले ब्रैकेट में बंद, ठीक है। तो आई होप बच्चों आप ये भी समझ गए होंगे। इसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन बचा है आपका, क्वेश्चन नंबर 6, इसको मैं आपकी स्क्रीन पर पूरा दे देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। इसमें भी कुछ हमें सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ हमें मिलान करना है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे पूरी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। इसमें जो कहा है, बाईं और रोस्टर रूप में लिखित
अब इसमें क्या है, समुच्चय निर्माण में लिखा है और आपको रोस्टर रूप में दे रखा है और आपको मिलान करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले वाले क्वेश्चन में क्या कहा है। पहले वाले में आपको दिया है 1 2 3 6, ठीक है, उसके बाद फिर 2 3 दिया है, फिर मैथमेटिक्स का लिखा है, फिर 1 3 5 7 9, तो इनका मिलान करना। तो अब जब आप देखेंगे पहले वाले को 1 2 3 6, ठीक है, ये सब क्या है आपकी एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। नंबर सी देखो, इसमें पहले वाले को मिलाएंगे आप किससे, सी से। क्यों? क्योंकि देखो x जो है एक प्राकृत संख्या है, तो 1 2 3 6 ये सारी प्राकृतिक संख्या और 6 की क्या है, भाजक है। यानी भाजक का मतलब क्या है, इन सभी का यानी 1 2 3 6 का भाग चले जाता है किसमें, 6 में। तो आप पहले वाले को मिला देंगे किससे बच्चों, सी से। उसके बाद देखते हैं सेकंड नंबर 2 और 3। तो 2 और 3 आपकी कैसी है, देखो ए नंबर देखो दूसरी तरफ आपके राइट साइड में 2 और 3 आपको दिख रहा होगा, ये दोनों क्या हैं, 2 और 3 अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। देखो 6 का भाग दोनों में चले जाता है, 2 3 6 और 3 दूनी 6, समझ गए होंगे। तीसरा वाला देखो मैथमेटिक्स को आपका किस में लिखा है, रोस्टर रूप में लिख रखा है, तो ये आपका तीसरा नंबर किससे मिल जाएगा, नंबर डी से। उसके बाद चौथा नंबर आपको अब इजीली पता चल जाएगा किससे मिलाना, हमने चौथे वाले को मिलाना नंबर सी से, सॉरी नंबर सी से नहीं, नंबर बी से। सारी क्या है, 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या। देखो सारी विषम है, 1 3 5 7 9, सारी क्या है, विषम प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो ये होगा बच्चों आपका कौन सा नंबर, 6 नंबर कंप्लीट। और इसी के साथ बच्चों आपकी कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज 1.1। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कहीं पे कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में एक कमेंट डाल दीजिए कि सर ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया, मैं जल्दी से जल्दी उसका सॉल्यूशन आप तक पहुंचा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम एक्सरसाइज 1.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।